नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। बढ़ती ठंड के साथ दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में स्मॉग का खतरा मंडराने लगा है। प्रदूषण से हर कोई त्राहिमाम कर रहा है। पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से स्थिति गंभीर होती जा रही है। पॉल्यूशन इस कदर बढ़ता जा रहा है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी सरकार दम घोंटू जहरीली हवा से छुटकारा दिलाने में नाकाम साबित हुई है, क्योंकि ये प्रदूषण की मार पहली बार नहीं पड़ रही है। सर्दियां आते ही सालों से हम यही तस्वीरें देख रहे हैं, यही किस्से सुन रहे हैं और यही खबरें देख रहे हैं। ऐसे में प्रदूषण के जहर से बचने के लिए अब सरकार को छोड़ क्या खुद ही अब कुछ करना होगा? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हम ये नहीं कहेंगे कि प्रदूषण कितना खतरनाक है, सब जानते हैं प्रदूषण कितना खतरनाक है, प्रदूषण को पैदा कौन कर रहा है, हम सब जानते हैं। लेकिन अगर सिस्टम फेल हो गया है प्रदूषण के आगे, तो हम अपनी क्या तैयारी रखें? बच्चे, बड़े, बूढ़े कैसे बच सकते हैं प्रदूषण से, पॉल्यूशन से? हम सब के लिए आज का ये शो बड़ा महत्वपूर्ण। और पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, 3 खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। बढ़ता प्रदूषण हमारी सेहत के लिए जानलेवा साबित होता जा रहा है। अब तो उत्तर भारत में भी ठंड बढ़ने लगी है। जब ठंड बढ़ेगी तो कोहरा भी बढ़ेगा। वहीं पराली के जलाने से हवा में लगातार जहर घुलता जा रहा है। ऐसे में स्मॉग का खतरा भी बढ़ गया है। गाड़ियों और फैक्ट्रियों के अलावा पराली जलाने से निकल रहे धुएं में मौजूद राख, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे खतरनाक गैस जब कोहरे के संपर्क में आते हैं तो स्मॉग बनता है। स्मॉग का असर कई दिनों तक हवा में रहता है। तेज हवा चलने या बारिश से ही स्मॉग का असर खत्म होता है। इससे होने वाले खतरे की बात करें तो स्मॉग से फेफड़े और सांस से जुड़ी बीमारियां बढ़ जाती हैं। खांसी, जुकाम और सीने में दर्द की समस्या बढ़ती जाती है। अस्थमा के रोगियों के लिए स्मॉग जानलेवा साबित होता है। वहीं इससे त्वचा संबंधी बीमारी का खतरा रहता है। सरकार तो प्रदूषण को रोकने में नाकाम रही है। अब हमें अपने स्तर पर इससे लड़ना होगा। हम कुछ ऐसे उपायों की बात करते हैं जो आपको पॉल्यूशन के खतरे से बचाने में मददगार साबित हो सकती है। सुबह सैर सपाटे को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन जब स्मॉग हो तो घर में ही टहलना बेहतर होगा। जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलें। याद रहे, अच्छी क्वालिटी का मास्क जरूर पहनें। ये केवल कोरोना के लिए ही नहीं है, बल्कि सांस लेने के दौरान ये आपको हवा में घुले जहर को लेने से रोकता है। इसके अलावा हम आपको ऐसे कुछ और उपाय बता रहे हैं जिसके अपनाने से आप प्रदूषण के जहर के कहर से निजात पा सकते हैं। अपने फेफड़े को मजबूत करने के लिए आप योग और व्यायाम का सहारा ले सकते हैं। खासकर रोजाना कपालभाति करने से लिवर और किडनी से जुड़ी समस्या ठीक होती है। कपालभाति शरीर के विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है। वहीं अनुलोम विलोम से फेफड़े मजबूत होते हैं, ऑक्सीजन का प्रवाह तेज होता है और सांस की तकलीफें दूर होती हैं। जबकि प्राणायाम से अस्थमा और कफ की समस्या दूर होती है। घर से बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर पहनें। घर लौटने पर भाप लें। रोजाना कम से कम 4 लीटर पानी जरूर पिएं। खाने में विटामिन सी जरूर लें। तुलसी, लौंग, शहद और काली मिर्च का सेवन जरूर करें। ये फेफड़े के हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के साथ कफ से निजात दिलाता है। इसके अलावा अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं जो आपको प्रदूषण से लड़ने में मदद कर सकें। प्रदूषण से लड़ना है तो आपको अपने स्वाद पर कंट्रोल करना होगा और तली भुनी चीजों को खाने से परहेज करना होगा। इसके अलावा आप कुछ नियमित व्यायाम के साथ ताजे फल और सब्जी के जरिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और प्रदूषण से दो हाथ करने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रदूषण का खतरा तो मंडरा ही रहा है। ऐसे में कैसे ये पहचान करें कि हम प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं,
और हम बच कैसे सकते हैं इससे, क्योंकि प्रदूषण को कम करने में तो सिस्टम एक तरह से फेल है, अब हमें ही कुछ करना होगा। तो क्या करना है, इसके लिए आज 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे हम करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुणेश कुमार, जो कि जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अरुणेश, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं वंदना गुप्ता जी, जो कि जानी मानी योग और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि मलिक, सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं। डॉक्टर मलिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरुणेश, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आज एक बड़ी चौंकाने वाली खबर हम पढ़ रहे थे, कनाडा में पहला ऐसा मरीज मिला है जो जलवायु परिवर्तन का शिकार हुआ, जिसको पेशेंट कहा है, क्लाइमेट चेंज पेशेंट नंबर 1। अब इस पर हम आज रात 8 बजे अपने दर्शकों को बता दें कि खास चर्चा भी कर रहे हैं और बताएंगे आपको कि कैसे फॉग है, स्मॉग है, पोल्यूशन है, हवा क्या पानी भी सब जिला है। ऐसे में कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, साइंस हैं सर, जिसके बाद हमें थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए कि हम पर प्रदूषण अब मार कर रहा है? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए। बड़ा ही संकट है, ये गंभीर संकट है जिसके थ्रू हम लोग अब जा रहे हैं। अब आप करें तो अब लिटरेचर से भी एविडेंस आ गया है कि हमारी जलवायु का असर हमारे लॉन्जिविटी पे पड़ता है। कहने का मतलब, अगर आप किसी पॉल्यूटेड जगह पे रह रहे हैं, तो दिल्ली और एनसीआर की अगर बात करें, यहाँ पे एवरेज AQI जहाँ का हाई रहता है, जो नॉर्मल नहीं होता है, तो ओवरऑल आप कितनी आपकी जो लॉन्जिविटी होगी, इस पे असर पड़ेगा। नाउ इतना हमारा फेफड़ा ऐसे जलवायु के लिए, ऐसे मौसम के लिए ट्यून नहीं है। जहाँ पे AQI अगर 500 है तो 500 के लिए ट्यून नहीं है, तो इसके इफेक्ट पड़ने ही पड़ने हैं। क्या कॉमन सिम्टम्स होता है? हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से ऐसे मरीज अब आ रहे हैं जिनको पहले कभी चेस्ट के प्रॉब्लम्स नहीं थे, जिनके लंग हेल्दी थे, कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन अभी उनको ज्यादा खांसी हो रही है, सांस फूल रही है, नाक बह रहा है, नाक में जलन हो रही है, आंख में जलन हो रही है, और व्हीज हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सांस से सीटी जैसी आवाज आ रही है, ब्रेथलेसनेस हो रही है। तो ये एक कॉमन सिम्टम्स है, चेस्ट सिम्टम्स है, जिसके साथ मरीज आजकल आ रहे हैं। कुछ पेशेंट्स जिनको पहले से चेस्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जिनको पहले से आस्थमा है, उनका हो रहा है कि उनकी सांस जो पहले ठीक हुआ करते थे, दवाइयों पे स्टेबल थे, वो अब आ रहे हैं इन सिम्टम्स के साथ। इन्फेक्शन के रेट बढ़ गए हैं, एलर्जीज रिलेटेड, आंख की एलर्जीज बढ़ गई हैं, नाक की एलर्जी जिसमें कि स्टफी नोज, ऑफ द नोज, ये सब बढ़ गए हैं। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जिसके साथ पेशेंट्स OPD या इमरजेंसी में आ रहे हैं। ये ऐसे मरीज थे जो पहले ठीक हुआ करते थे। तो ये हमें 2 चीजें बताती हैं कि वातावरण का आपके शरीर की हेल्थ पे एक अहम योगदान होता है, एक अहम इफेक्ट होता है, और अभी इसके बैड इफेक्ट क्लियरली हमें दिख रहे हैं। बिल्कुल, ये एविडेंट हैं। और डॉक्टर अरुणेश के पास जो मरीज आए हैं, इनके ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर आप उन्हें फिर से सुने तो आप स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगा पाएंगे कि कैसे जो लोग पहले स्वस्थ हुआ करते थे, अब अचानक से उन्हें फेफड़ों की, सांस से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ये स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है प्रदूषण से। और इसमें भी एक जो बड़ा वल्नरेबल सेक्शन है, वो है डॉक्टर मलिक, बच्चों का। अब जैसे जैसे कोरोना कम हो रहा है, बच्चों के स्कूल भी खुल रहे हैं, बच्चे एक्सपोज भी ज्यादा होंगे स्वाभाविक तौर पर। और प्रदूषण तो ऐसी चीज है सर कि आप बाहर रहिए, अंदर रहिए, वो जरूर आपको कुछ ना कुछ असर करेगा। बच्चों में हम कैसे लक्षणों की पहचान करें, उसके बाद बचाव पर आएंगे, लेकिन वो बातें जिससे पेरेंट्स को थोड़ा सचेत करना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रदूषण का असर बच्चों पर हो रहा है। देखिए, बच्चों के ऊपर अगर प्रदूषण की बात करें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट्स जो हैं उनके लंग्स के ऊपर या रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर होता है। तमाम तरह की एलर्जीज, चाहे वो एलर्जिक राइनाइटिस हो, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा हो, या सांस से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं, या तो वो पोल्यूटेंट्स जाती हैं या केवल पोल्यूटेंट्स की वजह से हैं। और खासकर जिस वक्त पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बच्चों की एडमिशन आईसीयूज के अंदर भी होनी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको बड़ी जल्दी विजिंग शुरू हो जाती है और उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम
बड़ी जल्दी से रिस्पॉन्ड करता है और कई बार घातक वे में रिस्पॉन्ड करता है टू दीज पॉल्यूटेंट्स। तो उसके अंदर बच्चे जो हैं वो वीजिंग करके आते हैं और उनको अपर रेस्पिरेटरी एलर्जीज और इन्फेक्शंस प्रेसिपिटेट होती हैं और लोअर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा भी बच्चों के अंदर एज ए पीडियाट्रिशियन बता दूं, स्किन की प्रॉब्लम्स काफ़ी हो सकती हैं, आईज के अंदर इरिटेशन होती है, गले के अंदर इरिटेशन हो सकती है और तमाम तरह के पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो तमाम तरह के सिस्टम्स के ऊपर प्रभाव डालते हैं, दुष्प्रभाव डालते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये एक छुपी मार है। ये जो है, जो बच्चे लॉन्ग टर्म के अंदर पॉल्यूटेंट्स के साथ में जिनका टाकरा होता रहता है तो उनके इम्यून सिस्टम्स के ऊपर, उनके हार्मोनल सिस्टम के ऊपर भी ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो खराब इफेक्ट डालते हैं। अगर मसलन इस बात की बात करें कि जो सिटीज़ जहाँ पर की पॉल्यूशन मैक्सिमम है और जिन सिटीज़ जहाँ पे की पॉल्यूशन बिल्कुल मिनिमम है, अगर आप उनकी लॉन्गिविटी की बात करें तो कम से कम 8-8, 10-10 साल का फ़र्क है। जो हमारे जीवन का जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है वो 8-8, 10-10 साल कम है जहाँ पे की पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पर इस तरह से है कि जैसे हम एक गैस चैम्बर में रह रहे हैं और उसके इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और खासकर बच्चों में और जो व्यक्ति जो 65 साल से ऊपर हैं उनके ऊपर, ये जो वर्ग है इसके ऊपर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल सर, और गैस चैम्बर का इस्तेमाल जो आपने किया कुछ साल पहले, मुझे याद है दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस ने भी गैस चैम्बर का इस्तेमाल किया था। हाई कोर्ट्स ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हमारे सबके सामने, आंखों के सामने प्रदूषण के असर दिख रहे हैं और वो भयावह हैं। उसके बावजूद हमारी तैयारी नहीं होती है। ये थोड़ा सा चौंकाता भी है और निराश भी करता है। बहरहाल निराश करने आज का शो नहीं कर रहे हैं हम आपको, आज आशा की किरण दिखा रहे हैं। वंदना जी, कुछ बातें अब हमारे दर्शकों को बताइए कि स्थिति क्या है। ये हम सरकारों के भरोसे तो बैठ नहीं सकते, सिस्टम के भरोसे बैठ नहीं सकते। अब हमें बताइए कि हम घर पर रहकर ऐसा क्या करें कि प्रदूषण के इस असर को कुछ कम कर पाएं। जी, जैसा कि मैं एक योगा एक्सपर्ट हूं तो मैं वही बताऊंगी कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो जो बाहर हो रहा है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हम अपने लिए कर सकते हैं वो अत्यधिक आवश्यक है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कपालभाति और अनुलोम विलोम के बारे में। एक्चुअली प्राणायाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसी स्थिति से जूझने के लिए जो इस समय हम फेस कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और प्राणायाम है जिसका नाम है भस्त्रिका। उस प्राणायाम को करने से हमारी जो एक्चुअली एक्सेल के बाद भी एक थोड़ी सी एयर अंदर रह जाती है जिसको हम रेजिडुअल एयर कहते हैं, उसको भी साफ करने में मदद करता है। और ये साथ ही हमारे जो लंग्स हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत मदद करता है। तो सबसे पहले हमें भस्त्रिका करना चाहिए, उसके बाद कपालभाति और फिर अनुलोम विलोम। और कभी भी जैसे अनुलोम विलोम भी हम कर रहे हैं तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है इस समय जो देखा जा रहा है, इस तरह के मौसम को देखते हुए सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग में नहीं जाना चाहिए। और ये सारे ही प्राणायाम जो है वो इंडोर्स करने हैं। इसके साथ ही जो कुछ भी हार्ट ओपनिंग या चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं या आसन होते हैं वो करने चाहिए, जैसे कि भुजंग आसन है या फिर उष्ट्रासन है। अगर चक्रासन लोग कर सकते हैं तो चक्रासन, या फिर बहुत सिंपली आप सुखासन में बैठकर भी पर्वत आसन अगर करते हैं जिसमें कि हम हाथ इस तरह ऊपर ले जाते हैं और फिर साइडवेज वेरिएशन के साथ हम पर्वत आसन जब प्रैक्टिस करते हैं उससे भी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक्सपैंड होता है, स्ट्रांग बनता है, जिसकी वजह से जो हमारे लंग्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं इस तरह की परिस्थितियों से कोप करने के लिए। अगर आप चाहें तो मैं आपको जल्दी से दिखा सकती हूँ कि भस्त्रिका प्राणायाम करना कैसे है। प्लीज मैम। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाएं, जो कि सुखासन भी हो सकती है, पद्मासन चाहें तो पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं वैसे बैठ जाएं। उसके बाद एक लंबा गहरा सांस, सिर्फ उतना जितना कि आपके निचला जो हिस्सा है लंग्स का वहां तक ना पहुंचाए। तो आप एक सांस लेंगे और एक्सेल कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इनहेलेशन होगा वो काफ़ी फोर्सफुल, मतलब आप एकदम रैपिड तरीके से इनहेल करेंगे और रैपिड तरीके से एक्सेल करेंगे उसको। उसमें आप हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं हाथों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप इस तरह से अपने घुटनों पर अपने हाथों को रख सकते हैं, जहाँ पर पाम्स जो है आपकी हथेलियाँ ऊपर की तरफ हैं और आपने मुद्रा ली है या नहीं ली है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इनहेल, एक्सेल, उसके बाद रैपिड इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन है। इस तरह से आप 30 पंप्स, यानी इनहेल के 30 और एक्सेल के 30 इस तरह से कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि इस तरह करने में आपको किसी भी तरह की थकान या फटीग महसूस हो रहा है तो आप 20 और 25 भी कर सकते हैं, और अगर आप लंबे समय से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 100 पंप्स तक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी आपको लगता है कि थोड़ा भी फटीग हो रहा है या थोड़ा भी चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो आपको ये नहीं करना है। स्पेशली जिनको बीपी की समस्या है उनको ये प्राणायाम नहीं करना है, उनको कपालभाति प्राणायाम करना है, लेकिन बहुत मंद गति से, यानी बहुत धीरे धीरे करना है। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें कि हम सिर्फ फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, ऑलमोस्ट भस्त्रिका के जैसा लगता है, लेकिन उसमें इनहेलेशन फोर्सफुल नहीं है, सिर्फ एक्सहेलेशन फोर्सफुल है। इनहेलेशन पे तो ध्यान भी नहीं देना है। सो आप ऐसी तरह वंदना बैठ जी बहुत जाएंगे। इंपॉर्टेंट बोली कि आप जो भी योग कर रहे हैं, जो भी प्राणायाम कर रहे हैं, वंदना जी ने आपको बताया सही तरीका क्या है। तो सही तरीके से करें, किसी एक्सपर्ट की देखरेख में करें, किसी जानकार की देखरेख में करें, और ये आपके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव लाएगा, आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अरुणेश, कहा यह जा रहा है कि अब कोरोना के बाद में जिस तरह से पॉल्यूशन की मार पड़ रही है, मास्क आप तो वैसे भी नहीं उतारना है जब तक सरकारें और हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स आपको ये ना कहें। मास्क तो आपको हमेशा अपने साथ ही रखना है, लेकिन पॉल्यूशन से कितना बचाएगा ये मास्क सर? और क्या पॉल्यूशन से बचने के लिए कुछ स्पेशल तरीके का मास्क आता है, या जो कोरोना में लोग पहन रहे हैं उससे भी काम चलेगा? देखिए, दो चीजें अब समझनी है कि मास्क इज अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मैं कहता हूं, क्योंकि हमें, जैसे बहुत सारे एशियन कंट्रीज में आप देखें, आप चाइना में देखें, कोरिया में देखें, तो मैं बहुत देखता हूँ आसपास कोरियन छोटे बच्चे भी आप देखोगे, अगर आप शहरों में अभी रहते हैं आसपास, वो लोग मास्क लगाते हैं। तो हमें एक इस तरह से अब मास्क को नहीं लेना चाहिए कि ये एक शॉर्ट टर्म चीज नहीं है, एक ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, और ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि मास्क से ना सिर्फ हम कोविड को पॉल्यूशन से बच सकते हैं, कोविड से भी बच सकते हैं। अब डिफरेंस ये है कि हमने कोविड में बताया था कि हमने कॉटन मास्क भी हम लगा सकते हैं, जो कपड़े वाले मास्क होते हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन पॉल्यूशन के लिए N95 मास्क जरूरी है, क्योंकि जो पॉल्यूशन के कण है 2.5 माइक्रोन से छोटे वाले जो छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, उससे लंग की प्रॉब्लम होती है। तो पॉल्यूशन रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है वो इस पार्टिकल से रिलेटेड है। तो नेचुरली ऐसा मास्क इसमें काम करेगा जो कि इन पार्टिकल को रोके। तो इससे हम N95 या N99 मास्क बोलते हैं, जो कि 95% या 99% 2.5 माइक्रोन या उससे छोटे पार्टिकल को रोकता है। तो पहला ये डिफरेंस हुआ। तो अब मैं रिकमेंड करूंगा कि हमें सिंपल कपड़े वाले मास्क से काम नहीं चलेगा, हमें N95 मास्क चाहिए। ऑलराइट। दूसरा, हमें एक इंपॉर्टेंट है कि क्यों ना हम अपने जो एक्सपोजर टाइम है उसको कम करें। तो दूसरी चीज ये है, जो एक्सट्रीम टाइम्स ऑफ पॉल्यूशन है, जो कि मॉर्निंग में मैं कहूंगा कि 7 बजे से 10 बजे तक, और इवनिंग में 5 बजे से 9 बजे तक, ये एक्सट्रीम पॉल्यूशन आवर्स हैं। इसमें हम आउटडोर एक्टिविटीज को कम करें। मुझे पता है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत लोग अपने काम पे जाएंगे, बहुत लोग अपने जॉब के लिए जाएंगे। अगर आप जाते हैं तो मास्क लगाएं, और अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो इसको कंप्लीटली अवॉइड करें, इससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। बिल्कुल, ये बड़े महत्वपूर्ण N95 का इस्तेमाल, और जो पीक आवर्स हैं पोल्यूशन के, उनमें यात्राओं को बाहर निकलने को अवॉइड करना, ये बड़े महत्वपूर्ण सुझाव डॉक्टर साहब ने दिए हैं। डॉक्टर मलिक, एयर प्यूरिफायर की बड़ी हम आजकल सुन रहे हैं कि खासकर जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं तो उनके लिए एयर प्यूरिफायर्स लगा दिए जाते हैं। कुछ लोग तो कुछ प्लांट्स भी लगाते हैं जो कहते हैं कि घर की आबो हवा को साफ सुथरी रखता है। ये कितने असरदार होते हैं सर ये प्यूरिफायर्स? देखिए, कुछ हद तक ये प्यूरिफायर्स असरदार होते हैं, एक एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ी सी पॉल्यूटेंट्स कम कर देते हैं, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो वातावरण है वो रेगुलर एक दूसरे के साथ में एयर की मिक्सिंग होती रहती है, खिड़कियों से, दरवाजों से, बाहर की। तो अगर हम किसी एक कमरे के अंदर एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं तो हम बिल्कुल इम्यून नहीं हो सकते पॉल्यूशन के साइड इफेक्ट से, क्योंकि आसपास की हवा जो है वो कमरे के अंदर चेंज होती रहती है, और ये पूरा विकल्प नहीं है। डेफिनेटली पॉल्यूटेंट्स की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। जहां तक मास्क का आपने बात की, N95 और बल्कि एक N99 मास्क भी आता है। 99 उसको मास्क इसीलिए कहते हैं कि 99% ऑफ डस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स हैं वो उसको फिल्टर कर देता है। N95 से भी बेहतर होता है। N95 में 95% जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर कर देता है। बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक टेम्परेरी विकल्प जरूर हो सकते हैं, लेकिन परमानेंट विकल्प नहीं है। परमानेंट विकल्प के लिए हम लोगों को इसके ऊपर बहुत मेहनत
मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर हम बाकी पॉल्यूशन को कम करना चाहते हैं, जैसे इस बार दिवाली पे पटाखे वगैरह कम फूटे तो उससे पॉल्यूशन कम हुई, व्हीकुलर पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, और जितने लोग पराली जलाते हैं या जितने भी कंबशंस होते हैं उनसे भी वो होती है। तो एक एक फैक्टर को हमारे को देखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज है जितनी ग्रीनरी करेंगे उतना ही हमारा जो है पॉल्यूशन के ऊपर उसका इफेक्ट जो है बेटर आएगा। तो इन सब चीजों को, इट इज अ मल्टी प्रोंग अप्रोच, जिसमें केवल एक व्यक्ति की नहीं, तमाम तरह के लोगों की जरूरत है। लेजिस्लेशन, स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन, स्ट्रॉन्ग रूल्स की जरूरत है, और उसके बाद में डेफिनेटली एनजीओज हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हम सबको मिलकर जो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और इन सब चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली जब तक पॉल्यूशन कंट्रोल में नहीं आती है तो मास्क और जो एयर प्यूरिफायर्स हैं, दे आर रीजनेबली गुड ऑल्टरनेटिव। बिल्कुल, यानी कि ये त्वरित रूप से कुछ आपको राहत जरूर दे सकते हैं, कुछ बचाव दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस तो छिपे हैं जब हम पॉल्यूशन एज अ होल को जब हम एड्रेस करेंगे, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जब हम पॉल्यूशन पर आघात करेंगे, प्रहार करेंगे। लेकिन उसी की जो चर्चा हम कर रहे थे शुरुआत में कि सरकार और सिस्टम तो एक तरह से नाकाम है इसके आगे। हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि एक नीतिगत रूप से एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कुछ ठोस पहल हो, प्रदूषण के इस प्रहार से हम आम आदमी को बचा पाएं। इसके लिए सरकारों को, सिस्टम को कुछ सोचना पड़ेगा। बहरहाल वंदना जी, आपने प्राणायाम की बात की, छोटी छोटी बातें बताई कि क्या करना है, कैसे करना है। अब खान पान का जरा बता दीजिए कि इस दौरान खान पान कैसा रखा जाए कि अगर बाय द वे प्रदूषण अगर हमें मार भी रहा हो तो थोड़ा हम बचें। जैसे कि आपने शुरू में ही बता दिया था कि बहुत भारी खाना ना खाएं, तो वैसे भी अभी दिवाली फेस्टिविटीज़ खत्म होकर चुकी हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप हल्का खाना खाएं, सात्विक भोजन खाएं, तले भुजा खाना अवॉइड करें, बाहर का खाना, जंक फूड कंप्लीटली अवॉइड करें, और घर में भी जो खा रहे हैं तो कोशिश करें कि मैदा या बहुत डीप फ्राइड खाना ना खाएं। खिचड़ी है या इस तरह की जो भी हल्की सब्जियां होती हैं, दाल सब्जी रोटी, उस तरह का खाना खाने की कोशिश करें। अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। डिहाइड्रेशन के टाइम पर भी पोल्यूशन आपके लंग्स को, जो आपका इम्यून सिस्टम है, उस पर ज़्यादा कड़े तरीके से प्रहार करता है। तो आप अपने खाने पीने के साथ साथ, जैसे पेड़ पौधे के बारे में तो आपने पहले भी बताया था और डॉक्टर मलिक ने भी बहुत अच्छे से बताया कि जितनी ज़्यादा ग्रीनरी करेंगे तो जो इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, स्पेशली जहाँ बच्चे और बड़े बूढ़े हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर प्लांट्स भी अपने घर में लगाएं। स्टीम ज़रूर लें। तो जो कैरम सीड्स होते हैं, यानी अजवाइन होती है, पेपरमेंट्स के जो पत्ते होते हैं, उसको पानी में डाल लें। पानी उबाल के भाप लेने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ ही जो नाक में थोड़ी ड्राइनेस वगैरह हो जाती है, तो रात को सोते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो गाय का देसी घी होता है उसकी एक एक बूंद अपने दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल लें। आप चाहें तो तिल का तेल भी डाल सकते हैं, बट गाय का घी ज़्यादा असरमंद है, ज़्यादा फायदेमंद है, तो आप उसको इस्तेमाल करें। इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुणेश, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। वंदना गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर रवि मलिक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी वो छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी है अगर हमें प्रदूषण से पार पाना है। और जैसा कि हमारे दोनों डॉक्टर्स ने भी कहा और तमाम पैनलिस्ट ने कहा कि अगर प्रदूषण को असल में अगर हराना है तो फिर उसके लिए तो नीतियां बड़े स्तर पर बनेंगी, लेकिन छोटी छोटी बातें हम क्या कर सकते हैं, आज इस कार्यक्रम के जरिए हमने आप तक पहुंचाई। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें और देखते रहें जी बिजनेस। नमस्कार।